नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं दीपावली आप लोगों ने अच्छे से मना लिया होगा। तो चलिए, हम लोगों ने जो पिछली क्लासेस में किया था, जो हम लोगों ने छोड़ दिया था, महाजनपद का हम लोगों का चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब उसके बाद से हम लोगों को शिशुनाग वंश के बारे में अध्ययन करना था। पिछली क्लासेस जो आपकी हो चुकी हैं उसमें हमने जनपद, महाजनपद, उसके बाद से जो वंश थे हमारे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद, तो उन वंशों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि लोग जुड़ सकें। आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिशुनाग वंश को। शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हमने अभी आपको बताया था कि शिशुनाग वंश जो था उसकी स्थापना शिशुनाग ने किया था। इसको हम शिशुनाग वंश नाम से भी जानते हैं। तो बृहदत्त की हत्या करने के पश्चात इस वंश की स्थापना की गई थी। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। तो चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शिशुनाग वंश। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं शिशुनाग वंश के बारे में कि आखिरकार यह था क्या। जैसे कि आपने जाना था हर्यक वंश के बारे में कि हर्यक वंश एक कैसी नागवंशी शाखा थी। तो जो शिशुनाग था, शिशुनाग वंश, यह भी एक नागवंशी शाखा थी। कैसी शाखा थी आपकी? नागवंशी शाखा थी। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सकें क्लास में। तो हम लोग इसके बारे में, इसमें जो आपके प्रमाण मिलते हैं, तो इसमें महावंश टीका जो है आपकी, महावंश टीका में आप लोगों को पता चलता है तो हम लोग जो इसके बारे में जानते हैं, तो महावंश टीका में क्या बताया जाता है कि यह कहाँ से थी? तो जो लिच्छवी गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य, उससे संबंधित एक शाखा थी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सकें। तो ये हमारा शिशुनाग राजवंश, शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी आपकी कब आती है? तो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक यह डायनेस्टी आपकी कार्यरत रहती है। यह डायनेस्टी कब तक आपका टाइम पीरियड इसका है? तो इसका टाइम पीरियड है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। तो मित्रों, यह एक जैसे आपका हर्यक वंश था, हर्यक वंश जैसे नागवंशी था, तो उसी तरीके से जो शिशुनाग भी है, यह भी एक नागवंशी शाखा के अंतर्गत इसको लिया जाता है। महावंश टीका में क्या बताया गया है कि वैशाली के जो एक लिच्छवी थे, उनके स्थानीय नगर की शोभित संतान थी। कहाँ के थे ये शिशुनाग? तो शिशुनाग कौन थे? तो जो आपके नगर था, इसकी शोभिनी की संतान थी। किसकी संतान थी मित्रों? तो यह एक किसकी? शोभिनी की संतान थी। उसके अलावा अगर हम इसमें देखेंगे तो शिशुनाग नाग दशक का क्या था? अमात्य था, तथा बनारस का इसको गवर्नर बनाया गया था। किसका अमात्य था? तो मित्रों आपका किसका? नाग दशक का ये अमात्य था। इसने इसकी फिर लास्ट में हत्या करके और क्या किया था? किस वंश की स्थापना किया था? शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। और यह कहाँ का गवर्नर था? तो ये आपके बनारस का गवर्नर था। काशी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि काशी जो हर्यक वंश का अजातशत्रु था, अजातशत्रु को दहेज के रूप में मिला था। सर्वप्रथम जो काशी मिला था दहेज के रूप में किसको मिला था? तो आपको पता होगा इसके बारे में कि जो आपके बिंबिसार थे, बिंबिसार को फर्स्ट टाइम क्या मिला था? दहेज के रूप में मिला था। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें कि पुराण उसे क्षत्रिय स्वीकार करते हैं जो अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है। पुराणों में इसको किस वंश का माना गया है? तो इसको क्षत्रिय के रूप में माना जाता है। तो पुराणों में इसे क्या माना जाता है? क्षत्रिय माना जाता है। उसके अलावा इसमें वैशाली जो उसके समय मगध की प्रधान राजधानी बन गई थी, वैशाली, वैशाली किसने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। और इसकी प्रमुख राजधानी बन गई थी। कौन सी? तो वैशाली इसकी प्रमुख राजधानी बन गई थी। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सकें। और आप
लोग एक बार कमेंट सेक्शन बताइए कि आप लोगों को आवाज सही तरीके से आ रही है। तो चलिए हम इसमें जो आपका ये बताया गया है कि पुराणों में छत्री स्वीकार करते हैं, तो एक बात समझिए कि इस समय पर वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से हावी थी। और वर्ण व्यवस्था जिस तरीके से हावी थी, तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम मान सकते हैं कि उस समय का जो ब्राह्मण वर्ग था, अगर यह एक वैश्या का पुत्र होता, अगर यह वैश्या का पुत्र होता, तो इसको राजा के रूप में ये लोग कभी स्वीकार नहीं करते। एकता दुबे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एकता दुबे। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। तो हमने आपको बताया कि इनको आखिरकार छत्री क्यों माना जाता है। तो छत्री इसलिए माना जाता है कि उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो वहां के ब्राह्मण लोग थे, वो लोग इसको कभी स्वीकार नहीं करते अगर यह एक वैश्या पुत्र होता। तो इस प्रकार से इसको जो क्षत्रिय मानते हैं पुराणों में, तो वह बहुत ज्यादा तर्क संगत प्राप्त होता है, तर्क संगत मिलता है। तो उसके अलावा देखते हैं कि वैशाली उसके समय में क्या थी, मगध की प्रधान राजधानी थी। तो शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी, वैशाली थी राजधानी। और वज्जियों पर इसने जो ये राजधानी बनाई थी, तो किस लिए बनाई थी, वज्जियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, क्योंकि वैशाली जो थे वज्जियों के एकदम बॉर्डर में था, तो इसलिए उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया गया था, आपका वैशाली को राजधानी बनाया गया था। इसके पश्चात अवंती विजय, जो अवंती विजय प्राप्त करता है, कौन, आपका शिशुनाग। शिशुनाग के टाइम पीरियड में एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसको हम अवंती विजय के नाम से जानते हैं। जो आपकी अवंती विजय है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी मगध की। और इसको क्या किया गया था, अवंती को मगध में मिला लिया गया था। जैसे ही चंड प्रद्योत की मृत्यु होती है, उसके पश्चात अवंती के जो सिंहासन होता है, वहां पर कोई भी ऐसा प्रतिभाशाली, ऐसा ताकतवर राजा नहीं आता है जो कि वहां की साम्राज्यवादिता जो है, जो साम्राज्य है, साम्राज्य की रक्षा कर सके। और आपस में यह गृह युद्ध करने लगते हैं, और जो गृह युद्ध होता है वह इनको पूरी तरीके से निर्बल बना देता है। पूरी तरीके से कमजोर करने का कार्य कौन करता है, जो इनका गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध उनको पूरी तरीके से निर्बल करने का कार्य करता है। तो शिशुनाग ने क्या किया, जो इसका अंतिम शासक था अवंती वर्धन, अवंती का अंतिम शासक कौन था, अवंती वर्धन, तो इसको पराजित करता है और अवंती को अपने में शामिल कर लेता है। यह घटना कैसे हुई मित्रों, कि यहां पर क्या करता है कि अवंती नरेश, जो अवंती वर्धन है, अवंती वर्धन को पराजित करता है शिशुनाग, और अवंती को मगध में विलय करने का कार्य करता है। तो चलिए एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अवंती विजय के पश्चात जो इसका साम्राज्य था, किस तरीके से इसका साम्राज्य विस्तृत होता है, कहां कहां पर यह अपना विस्तार करता है, कहां कहां पर यह अपने आप को बढ़ाने का कार्य करता है। तो जो अवंती विजय होती है, अवंती विजय के बाद मगध की जो साम्राज्य की पश्चिमी सीमा है, वह कहां तक हो जाती है, तो वह आपकी मालवा तक हो जाती है। मालवा आपका मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है। तो पश्चिमी सीमा आपकी कहां तक हो जाती है मगध की, तो ये हो जाती है आपकी मालवा तक। और पाटिलपुत्र से जो भड़ौच जाने वाला रास्ता है, सौरभ यादव, गुड इवनिंग सौरभ यादव। तो पाटिलपुत्र से जो भड़ौच जाने वाले रास्ते होते हैं, वहां पर क्या करता है कि व्यापारिक मार्ग से अवंती का जो व्यापार होता है वह पूरी तरीके से चलने लगता है। अब वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी मार्ग में अवरोधना करने वाला नहीं बचता है, क्योंकि अवंती को इन्होंने अपने में शामिल कर लिया। तो अब जो इनका व्यापारिक मार्ग है, व्यापारिक मार्ग पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है। सौरभ यादव जी, आप लोग एक बार क्लास को शेयर करिए। सौरभ यादव, बढ़िया है। आप लोग भी कैसे हैं? तो चलिए
आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही अवंती की विजय कर लेते हैं तो जो भड़ौत जाने वाला रास्ता होता है तो उस मार्ग पर मगध का अधिकार हो जाता है। तो इनका जो व्यापारिक मार्ग है, तो व्यापारिक मार्ग अब कहाँ तक, जो आपके पश्चिमी क्षेत्र में है, पश्चिम क्षेत्र में इनका व्यापारिक मार्ग पूरा आपका वर्ल्ड ट्रेड चलने लगता है, मतलब सारे विश्व के साथ इनका व्यापार होने लगता है। अरब से ये लोग व्यापार करने लगते हैं, तो इनका एक नया मार्ग खुल जाता है व्यापार और वाणिज्य के लिए। तो इनके बारे में कुछ इतिहासकार हमारे बताते हैं कि जो आपके भंडारकर महोदय हैं, तो भंडारकर महोदय क्या कहते हैं कि इस समय कौशल भी मगध की अधीनता में आ गया था। उनका मानना क्या है कि जब शिशुनाग वंश था, शिशुनाग वंश के टाइम पीरियड पर जो कौशल था वो भी मगध के अधीन में आ गया था, मतलब मगध के अंतर्गत आ चुका था। उसके अलावा आगे हम देखेंगे कि इन विजयों से मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य में तब्दील हो गया था। इन्हीं छोटी छोटी विजयों से आप लोगों ने जाना था कि हर्यक वंश में इन्होंने शादी से जब वैवाहिक संबंध करके इन लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके पश्चात अजातशत्रु आया, तो अजातशत्रु ने बहुत सारे युद्ध किए और युद्ध करने के बाद उनको अपने में शामिल किया। वज्जियों से उसने युद्ध किया, लिच्छवियों से युद्ध किया और साम्राज्य को अपने में शामिल किया। इसी प्रकार से भंडारकर महोदय कहते हैं कि जब शिशुनाग का शासनकाल चल रहा था तो इस टाइम पीरियड पर मगध की सीमा बहुत ही ज्यादा विस्तृत हो चुकी थी और एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उभर कर आ चुका था। तो चलिए इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत के वे सभी गणतंत्र इसमें सम्मिलित हो गए थे जो गौतम बुद्ध के समय में विद्यमान थे। हमने आपको बताया था कि ये जो टाइम पीरियड हम लोग डिसाइड करते हैं तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के टाइम पीरियड के अनुसार ही इनका समय हम लोग निर्धारित करते हैं। तो जितने भी गणतंत्र गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड में थे उत्तर भारत में, कहां पर मित्रों, तो उत्तर भारत पर जितने भी गणतंत्र थे वो सारे गणतंत्र कहां पर, तो आपके जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य में शामिल हो गए थे। तो वे सारे गणतंत्र जो आपके गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड में थे वो सारे कहां पर शामिल हो गए, तो मित्रों शामिल हो गए आपके मगध में। तो शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो कितने वर्षों तक इसने शासन किया, तो 412 से 394 ईसा पूर्व तक। तो कितने वर्षों तक हो गया, 15 वर्षों तक इसने शासन किया था। कितने वर्षों तक इसने शासन किया था, 18 वर्षों तक। कितने वर्षों तक इसने शासन किया, तो 18 वर्षों तक इसने शासन किया था। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसमें कालाशोक। इसके बाद इसका पुत्र जिसको हम काकवर्ण नाम से भी जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं मित्रों, तो काकवर्ण नाम से भी जानते हैं कालाशोक को। तो कालाशोक के बारे में हम लोग जानते हैं। तब तक आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए। जो हमारे महाकाव्य हुए हैं, सिंघली महाकाव्यों के अनुसार जो कालाशोक है जिसको हम काकवर्ण नाम से भी जानते हैं, वह उत्तराधिकारी हुआ। हमारे पास क्या साक्ष्य हैं, जिन साक्ष्यों की वजह से हम लोग जानते हैं कि कालाशोक उत्तराधिकारी हुआ, तो जो सिंघली महाकाव्य हुए हैं, सिंघली आपके बौद्धिज्म के अंतर्गत आएंगे। तो सिंघली महाकाव्य और जो पुराण और दिव्यावदान के अनुसार, पुराणों व दिव्यावदानों के अनुसार क्या मिलता है कि काकवर्ण शिशुनाग का क्या था, उत्तराधिकारी था। और जब उसका पिता शासन कर रहा था तो उस समय पर वह कहाँ का, काशी प्रदेश का क्या रह चुका था मित्रों, गवर्नर रह चुका था। तो क्या रह चुका था, अपने पिता के समय पर वह काशी प्रदेश का क्या रह चुका था, गवर्नर रह चुका था। उस टाइम पे गवर्नर बनाए जाते थे। तो क्या रह चुका था, काशी प्रदेश का शासक या गवर्नर रह चुका था। उसके अलावा अगर देखेंगे कि उसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। जैसे कि आपने जाना था पिछली क्लास में, जब हम लोगों ने पिछली क्लास किया था तो उसमें आप लोगों ने जाना था कि जो पाटलिपुत्र थी उसको उदयन ने बनाया था। पहली बार अजातशत्रु ने उसकी महत्व को पहचाना था
कि यह कितना महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद जो उदयन आता है, उदयन इसको अपनी राजधानी बनाता है। उसके बाद जब कौन आता है आपका, शिशुनाग आता है, तो वह वैशाली को राजधानी बनाता है। उसके बाद जब कालाशोक आता है तो कालाशोक पुनः क्या करता है कि राजधानी परिवर्तन करता है। और कौन सी राजधानी यहाँ पर बना लेता है, तो वह अपनी राजधानी को कौन सी मित्रों बना रहा है, तो यहाँ पर वो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाने का कार्य कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि कालाशोक के शासन काल के 10वें वर्ष 383 BC मतलब 383 ईसा पूर्व में वैशाली में क्या करता है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करता है। तो अब क्या कर रहा है मित्रों कि यहां पर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कर रहा है। आपको हमने बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में। जब यह 10 वर्ष इसके शासनकाल के बीच जाते हैं तो 10वें वर्ष या 383 ईसा पूर्व में क्या करता है कि वैशाली में अपनी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करता है। आयुषी पांडे गुड इवनिंग, साक्षी मिश्रा थैंक यू। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। तो यहां पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो आप लोग बताइएगा। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हो रही है, आपके वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जा रहा है। तो यहां पर अब आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि यहां पर वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का तो आयोजन हो रहा है, लेकिन यहां पर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन सा, एक आपका महासांघिक, कौन कौन से पार्ट में इसमें डिवाइड किया जाता है, बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में स्थविर और महासांघिक में बांट दिया जाता है। कौन कौन से 2 पार्ट में, तो जो स्थविर और महासांघिक 2 संप्रदाय में इसको बांट दिया जाता है। लेकिन यही आगे चल के जो आपका बौद्धिज्म है, जो आपकी तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन में, कनिष्क के टाइम पीरियड में जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति होगी, तो वहां पर यह हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर संप्रदाय 2 भागों में बट जाता है। और कौन कौन से भाग हैं वो, तो ये आपके स्थविर और महासांधिक, कौन सा, स्थविर और महासांधिक के रूप में यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें अगला है बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार काकवड़ की राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। तो इसकी हत्या किसने किया था कि यह एक बार भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करते समय ही इसकी हत्या कर दी गई थी। और यह कौन बताता है, तो बाणभट्ट के हर्षचरित में इसका वर्णन मिलता है। बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार कि जो काकवड़ की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसी के आसपास यह घूम रहा था और घूमते वक्त क्या किया गया था कि इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बारे में कई सारी कहानियां मिलती हैं। इसमें बताया जाता है कि इसकी हत्या संभवतः महापद्मनंद ने की थी, जो कि नंदवंश की स्थापना करता है। महापद्मनंद के बारे में कहानियां मिलती हैं कि महापद्मनंद बहुत ही सुंदर था। तो जो काकवड़ था, जिसको हम कालाशोक नाम से जानते हैं, तो कालाशोक की पत्नी को महापद्मनंद से प्रेम हो जाता है। और एक सैनिक के साथ प्रेम में जब महिला आ जाती है, रानी आ जाती है, तो रानी क्या करती है कि राजा की हत्या करने का षड्यंत्र रचने लगती है। और महापद्मनंद के द्वारा किसकी, कालाशोक की हत्या करवा देती है। किसकी हत्या करवा देती है, कालाशोक की हत्या करवा देती है। इसके बारे में और भी वर्णन मिलता है। कार्टियस क्या कहता है कि महापद्मनंद के बारे में बताया जाता है कि यह निम्न जाति से संबंधित था। किससे, निम्न जाति से संबंधित था। इसके बारे में वर्णन मिलता है कि कार्टियस कैसे था, वो
महापद्मनंद कैसा था कि निम्न जाति से संबंधित था। तो और हम देख लेते हैं इसमें कि कार्टियस ने बहुत पहले ही इस घटना का उल्लेख कर दिया था। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक शासन किया था। लेकिन जो महाबोधि वंश है उसमें पता चलता है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे, जो कि इन्होंने लगभग कितने वर्षों तक, 10 साल तक, 22 वर्षों तक शासन किया था। लेकिन उसके अलावा नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। कौन? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। यहां पर आपका महाबोधि वंश में किसको माना गया है? महानंदिन या नंदीवर्धन को आपका अंतिम शासक माना गया है। लोकेश, तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। महापद्मनंद के बारे में अगर कुछ चर्चाएं की जाएं तो महापद्मनंद को हम लोग निम्न जाति से संबंधित मानते हैं। इसको एक नाम और बोला जाता है महापद्मनंद के बारे में, नापित पुत्र नाम से इसको हम जानते हैं। अब नापित पुत्र क्या होता है कि नाई का बेटा। कौन? तो नाई के बेटे के रूप में भी हम इसको जानते हैं। तो चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि नंदवंश के बारे में अब देखते हैं। नंदवंश के बारे में कुछ चीजें अगर देखी जाए कि यह 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। कब तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है? तो 344 ईसा पूर्व से इसका कब तक? 322 ईसा पूर्व तक। इसमें महापद्मनंद, इसके बाद घनानंद, 2 ही राजाओं का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। तो इसको महापद्मनंद को सर्वछत्रांतकारी भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है ताकि यह, जैसे परशुराम ने सारे क्षत्रियों का अंत किया था, वैसे ही महापद्मनंद ने सारे क्षत्रियों का अंत कर दिया था। तो इसको क्या बोला गया है कि इसको द्वितीय परशुराम की उपाधि दी गई है। किसको? महापद्मनंद को। पुराणों में इसको क्या बोला गया है? तो पुराणों में इसको बोला गया है शूद्राग भरदो भव, मतलब शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न, द एक्टिव बॉय। तो पुराणों में इसे क्या बोला गया है? शूद्राग भरदो भव, मतलब शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न पुत्र। तो देखिए, एक यहां पर माना जाता है कि निम्न जाति का राजा कौन था? महापद्मनंद। जैन सूत्रों में भी इसको क्या बोला गया है? जो जैन स्रोत है आवश्यक सूत्र, उसमें इसको क्या बोला गया है? नापित दास, मतलब नाई का दास। और परशिष्ट पर्वन में इसे क्या बोला गया है? नापित पिता व वैश्या माता का पुत्र। तो आप समझिए कि जितने भी हमारे ग्रंथ मिलते हैं वहां पर नंदवंश को क्या बोला गया है कि यह निम्न जाति से संबंधित था। कैसे संबंधित था मित्रों? यह निम्न जाति से संबंधित था। उसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं कि बौद्ध सूत्र व महावंश टीका में नंदों को अज्ञात कुल व डाकुओं के गिरोह का मुखिया बताया गया है। तो अब आप लोग समझिए कि जो आपके बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों में इनको क्या माना गया है? बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि इनके कुल का ज्ञान नहीं है, इनके कुल के बारे में पता नहीं चल पाया है। यह कौन थे? यह डाकुओं के गिरोह के मुखिया थे। कौन थे मित्रों? यह डाकुओं के गिरोह के मुखिया थे। और फिर आपका विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि यह द्वितीय परशुराम के रूप में था, कि मतलब सारे क्षत्रियों का नाश करने वाला। कौन था? तो सारे क्षत्रियों का नाश करने वाला था। उसके बाद से मनुस्मृति में इस प्रकार की संतान को क्या बोला गया है? अपसद, अर्थात निकृष्ट। निकृष्ट क्या? जो किसी कार्य का नहीं हुआ, नीच जाति का। निकृष्ट क्या बोला गया है? नीच जाति का। तो इसमें मनुस्मृति में क्या बोला गया है? इस तरह की संतान को अपसद अर्थात निकृष्ट बोला गया है। उसके अलावा अगर देखें पुराणों में नंद राजाओं को क्या कहा गया है? अधार्मिक बोला गया है। तो पुराणों में नंद राजाओं को क्या कहा गया है? कि ये अधार्मिक थे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं
तो बाकी हम लोग महापद्मनंद के बारे में और घनानंद के बारे में, बाकी विदेशी आक्रमण जो हुए हैं, विदेशी आक्रमण के बारे में कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने शिशुनाग वंश को, अभी हम लोग जो मौर्योत्तर काल आएगा हमारा, अभी विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, सिकंदर के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारी अगली क्लास होगी। अगली क्लास में सिकंदर के बारे में और उसके बाद मौर्य साम्राज्य का उदय, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी आप लोग देख लीजिए कि ये हमारा जो द स्मार्ट विजन क्लासेस, इसमें आपका यूपी टेट 2026 प्राइमरी लेवल का संघर्ष बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि आपका बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं देना है। आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर जाइए, आप लोग इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जा रही है। आगे हम लोग देखें कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्राइमरी लेवल के साथ हम लोगों के पास जूनियर लेवल के भी कोर्सेस हैं। जूनियर लेवल के भी अगर आप लोग यूपी टेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीएड के साथ अगर आप लोग टेट यूपी टेट 2026 जूनियर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका ये भी बिल्कुल फ्री है। तो इसके साथ आपको मिल क्या क्या रही हैं चीज़ें, तो उसमें आप देखिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, क्लास पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस मिलेंगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी और एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। तो आप लोग जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से आप लोग इन कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अगला देखा जाए तो एक कंबाइंड कोर्स आया है हमारा, प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों, प्राइमरी प्लस जूनियर लेवल, इसमें दोनों कोर्सेस एक साथ आपको मिलेंगे। इसमें आपकी क्या क्या चीज़ है, इसमें भी आपकी लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, क्लास की पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बाकी सारी फैसिलिटीज आपको प्राप्त होंगी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो और कौन कौन से कोर्स हमारे लॉन्च होने वाले हैं, तो उसमें आपका सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, स्टेट टेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, बीपीएससी हो गया, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ये सारी चीज़ें की क्लासेस आप लोगों की रेगुलर ऐप में चलेंगी। तो आप लोग जल्द से जल्द जाइए और ऐप को डाउनलोड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज को ज्वाइन करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।